नमस्कार मित्रों, एचएस क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। यूरोप में जो राष्ट्रवाद है वो कैसे पनपा, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद यानी यूरोप में जो राष्ट्रीय भावना है वो कैसे पनपी, या राष्ट्रीयता के प्रमुख जो कारण हैं वो क्या रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम यूरोप की बात करते हैं, फिर राष्ट्रवाद की बात करेंगे। तो ये जो यूरोप है, यूरोप क्या है? ठीक है, यूरोप क्या है? यूरोप कोई देश है या कोई समूह है या कोई महाद्वीप है या कोई ऐसा देश है जो सबसे बड़ा हो? तो हम सब जानते हैं कि भाई विश्व में जो महाद्वीप है वो 7 महाद्वीप है, और उन 7 महाद्वीपों में से यूरोप एक महाद्वीप है। यूरोप क्या है भाई? यूरोप एक महाद्वीप है। क्या है? यूरोप महाद्वीप है। ठीक है ना? इसको हम एक महान देश कह सकते हैं, महान देश। यूरोप क्या है? एक महान देश है, एक महाद्वीप है। यूरोप क्या है? एक महाद्वीप है। अब यहाँ पर जो ये यूरोप है, यूरोप की संरचना कैसे बनी? तो यूरोप में लगभग कितने 48 देशों का समूह है। यूरोप कितने देशों का? 48 देशों का, लगभग 48 देशों का जो समूह है, उसको ही यूरोप कहा गया है। यानी कि अर्थात यूरोप एक देश ही नहीं है बल्कि एक महाद्वीप है, एक महान देश है जिसके अंदर लगभग 48 देश मिले हुए हैं। अब इनमें जो सबसे मुख्य जो बात करते हैं कि तो यूरोप में जो सबसे प्रमुख देश था उस समय वो फ्रांस था, इंग्लैंड है, रूस है, जर्मनी है, इटली है, पोलैंड, इसी में स्विट्जरलैंड आता है, स्विट्जरलैंड आदि अनेक और देश हैं। ठीक है, ऐसे जैसे ऑस्ट्रिया और प्रसा। ठीक है, इस प्रकार से आदि अनेक देश है। ऐसे देश मिलकर के कितने 48 देशों का समूह है यूरोप। अब जो यूरोप है, अब राष्ट्रवाद की बात करते हैं। वह राष्ट्र यानी कोई देश, यानी कि जहाँ पर नागरिकों की क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका हो, जहाँ पर अपने राज्य के प्रति राष्ट्रीय भावनाएं नागरिकों में पनप गई हो, उससे ही राष्ट्र शब्द का निर्माण हुआ है, जिसमें राष्ट्र के यानी राज्य के प्रति प्रेम की भावना, राष्ट्र के प्रति त्याग की भावनाएं, ये राष्ट्रवाद है। अब देखो राष्ट्रवाद क्या है? ये राष्ट्र है। अब राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद किसे कहेंगे? तो राष्ट्रवाद हम कहते हैं कि जो किसी भी राज्य का जो है, किसी भी राज्य में राज्य के नागरिकों में क्या होना चाहिए? नागरिकों में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, ठीक है, आर्थिक दृष्टि से राष्ट्र के प्रति प्रेम,
ठीक है ना, राष्ट्र के प्रति प्रेम या राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रीय भावना, ठीक है ना, राष्ट्रीय भावना, संस्कृति, वहाँ की जो वो राष्ट्र है, जो राज्य है, उस राज्य की संस्कृति के प्रति प्रेम, वहाँ की जो वहाँ का जो के प्रति प्रेम और वहाँ का जो इतिहास है, यानी कि उस राष्ट्र के इतिहास के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना, सकारात्मक दृष्टि की भावना का पनपना, ये क्या है, राष्ट्रवाद है। वही क्या है भाई, राष्ट्रवाद है। तो आपको समझ में आ गया होगा अब कि राष्ट्रवाद क्या है। तो किसी भी राज्य के नागरिकों में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और मानसिक दृष्टि से राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय भावना का जागृत होना, राष्ट्र के प्रति, संस्कृति के प्रति प्रेम, राष्ट्र के इतिहास के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना पनपना ही क्या है, राष्ट्रवाद है। यह आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। कक्षा 10 का जो आपके पेपर होगा उसमें भी राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो आपको ये लिखना है। अब आगे हम बात करते हैं कि 1800, आगे इसी में बात करते हैं। अपने जो पुस्तक है उस पुस्तक के चैप्टर में 1.1 चित्र लिखा हुआ है, उसमें क्या हुआ भाई, 1848 के अंदर 1848 ईस्वी में किसके द्वारा, जो हम सारियू के द्वारा क्या किया गया भाई, सारियू के द्वारा एक 4 चित्रों का एक समूह, 4 चित्रों के समूह का, 4 चित्रों के समूह का क्या किया, उसने चित्रण किया। और उस चित्रण के अंदर वहाँ के लोग अलग अलग प्रकार के ध्वज लेकर के, अलग अलग प्रकार के पहनावे, अलग अलग प्रकार की वेशभूषा, और सारे के सारे एक जगह आपसी प्रेम की भावना से इकट्ठे हुए, ऐसा एक चित्र का उन्होंने चित्रण किया है। यानी कि उसमें एक जो चित्रण किया है उस श्रृंखला के अंदर, उन चारों चित्रों के अंदर, जिसमें विश्वव्यापी जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों का एक समूह को दर्शाया गया है। इन चारों चित्रों में उन्होंने एक लोकतांत्रिक जिसमें क्या किया भाई उसने, जिसमें विश्वव्यापी जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों, ठीक है ना। उसमें क्या है, सारियों के द्वारा 4 चित्रों के समूह का चित्रण किया गया, यानी कि 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई गई, जिसके अंदर विश्वव्यापी जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों को दर्शाया गया, ठीक है ना। इस प्रकार से वहाँ पर 1848 में यह हुआ। उसके बाद में उन्होंने एक शब्द किया है कि जो यूटोपिया है, एक कल्पना, आदर्श राष्ट्र की कल्पना की है। उन चित्रों के माध्यम से, सारियों ने उन चित्रों के माध्यम से क्या की भाई, कल्पनादर्श राष्ट्र की कल्पना की है, क्या की भाई उसने,
कल्पना आदर्श राष्ट्र की कल्पना की। अब कल्पना आदर्श क्या है, तो कल्पना आदर्श जो है उस कल्पना आदर्श के माध्यम से उन्होंने क्या कहा कि ऐसे देश की या ऐसे राष्ट्र की कल्पना करना, ऐसे राष्ट्र की कल्पना करना जिसको कल्पना एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करना जिसका निर्माण करना असंभव हो, वो क्या कहा गया, कल्पना आदर्श कहा गया। अब यहाँ पर ऐसी राष्ट्र की कल्पना की, क्योंकि उस समय की यदि बात करते हैं तो उस समय में क्या है, राजशाही शासन हुआ करता था, और राजशाही शासन के अंदर जो जनता है, उन जनता की कोई भूमिका नहीं होती है, उसमें जो सम्राट होता है वही सर्वेसर्वा होता है। तो इन्होंने क्या कहा कि उस समय निरंकुश शासन था। तो निरंकुश क्या होता है, सबसे पहले निरंकुश क्या होता है, निरंकुशवाद, क्योंकि उस समय निरंकुशवाद हुआ करता था, राजा का शासन हुआ करता था, राजा ही सर्वसर्वी होता था, राजा जो निर्णय लेता था वो सर्वोपरि होता था। तो इन्होंने निरंकुशवाद की बात की गई है कि ऐसी निरंकुशवाद क्या है, तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर किसी भी सत्ता का अंकुश, या किसी भी सत्ता के द्वारा अंकुश नहीं लगाया जा सके, उसको क्या कहा जाता है, निरंकुशवाद कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं भाई, निरंकुशवाद कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, निरंकुशवाद कहते हैं। अब जो राष्ट्रवाद है, अब राष्ट्रवाद का जो विचार है वो सर्वप्रथम कहाँ पनपा, तो इसको आप उतार लें, पढ़ लें, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके। तो भाई यूरोप क्या है, एक महाद्वीप है, और इसी को हम एक महान देश कह सकते हैं। 48 देशों का एक समूह है, इसमें फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, जर्मनी, इटली इत्यादि देश है। राष्ट्रवादी क्या है, तो किसी भी राज्य के नागरिकों में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक दृष्टि से राष्ट्र के प्रति प्रेम पनप जाए, उपज जाए, या राष्ट्रीय भावना का विकास हो, वहाँ की संस्कृति के प्रति प्रेम, इतिहास के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना लोगों में यदि पनप जाए तो वहाँ वो राष्ट्रवाद कहलाता है। 1848 में यूरोप के अंदर सारियो नामक एक चित्रकार था, और उस चित्रकार ने 4 चित्रों का एक समूह का चित्रण किया, और जिसमें उसने क्या किया, विश्वव्यापी जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों को दर्शाया गया है। कल्पना आदर्श राष्ट्र की कल्पना की गई है, किसके द्वारा, सारियो के द्वारा। और कल्पना आदर्श राष्ट्र क्या है, तो ऐसे राष्ट्र की कल्पना करना जिसका निर्माण असंभव हो, यानी कि ऐसे राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा सके, उस ऐसी कल्पना करना मात्र है। निरंकुशवाद, फिर उन्होंने कहा है कि उस समय निरंकुशवाद होता है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिस पर किसी भी सत्ता के द्वारा अंकुश नहीं लगाया जा सके, वो निरंकुशवाद है। अब आपसे आगे की बात करते हैं, इससे आगे चलिए आप। अब देखिए आगे जो सर्वप्रथम राष्ट्रवाद है, वे राष्ट्रवाद है हो गया, ये परिभाषा हो गया। लेकिन राष्ट्रवाद सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो आपको सबको पता है, आप सब जानते हैं कि जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद कहाँ पर, सर्वप्रथम फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी के द्वारा पनपा। क्यों पनपा, कि जो राष्ट्रवाद है, कि आपको सबको पता है कि जो फ्रांस है, उस फ्रांस में 1789 की क्रांति हुई, और उस 1789 क्रांति से ही वहाँ पर यूरोप के अंदर क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, क्योंकि लोग उस सत्ता से बहुत परेशान हो चुके थे। आप कक्षा 9th में भी पढ़ के आए हैं ये बात,
कि जो 17 फ्रांस की क्रांति है वहाँ पर क्या है लोगों ने का शासन नहीं लगा सका। जो आपको पता हो कि यहाँ का जो राजा हुआ करता था वो लुई 16 हुआ करता था। लुई 16 एक निरंकुश शासनवादी था। वह उस समय फ्रांस का जो शासन व्यवस्था थी वो तीन स्टेटों में बटी हुई थी, जिसमें एक पादरी वर्ग था, कुलीन था और एक सामान्य वर्ग थे, जिसके अंदर किसान वकील सब आते थे, ठीक है ना। तो उन लोगों को बस सबसे पहले वहाँ पर क्रांति हुई और फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा एक सर्वप्रथम यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि यूरोप में जो क्रांति है उस यूरोप से ही विश्व के अन्य देशों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ, राष्ट्रवाद पनपा। अब आगे देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो गया भाई। सबसे पहले जो फ्रांस की क्रांति है, यानी कि फ्रांस की क्रांति, ठीक है ना। फ्रांस की क्रांति से जो राजनीतिक और फ्रांस की क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव क्या हुआ भाई। राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव आए, उससे उससे क्या हो गया। संवैधानिक बदलाव जब हुए तो उससे प्रभुसत्ता राजतंत्र, उससे क्या हुई, जो वहाँ की प्रभुसत्ता थी, प्रभुसत्ता राजशाही या राजतंत्र से निकलकर किसके, जनता के हाथों में आ गई, नागरिकों के, निकलकर वहाँ के नागरिकों के पास आ गई। यानी कि वहाँ पर क्या हो गया, वे जो नागरिक हैं उन्होंने क्या कर दिया था कि जो यहाँ का जो राजा था लुई 16 उसको फांसी पर लटका दिया गया। उसके बाद में इनकी जो राजकुमारी थी, प्रसा की राजकुमारी, जिनसे इनका विवाह हुआ, उसको भी अंतिम समय में क्या कर दिया भाई, फांसी पर लटका दिया गया। आ गई, इससे जो है वो राष्ट्रीय भावना को बल मिला। जब ऐसी स्थिति आ गई तो इससे क्या हो गया, इससे फ्रांस में नागरिकों को, इससे फ्रांस में राष्ट्रवाद को बल मिला। क्या मिला भाई, बल मिला, ठीक है। इस प्रकार से वह राष्ट्रीय भावना आई। अब राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण हैं, तो सबसे पहले हम राष्ट्रवाद के उदय के कारण, तो कई कारण रहे हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति हुई है, फ्रांसीसी क्रांति के साथ वहाँ पर क्रांति जब हुई तो उससे राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण उससे निकले हैं। जैसे वहाँ पर जैकोबिन क्लब हुआ करते थे, वहाँ पर लोगों ने फ्रांस के जो सम्राट थे उसके प्रति उन्होंने विद्रोह कर दिया। ऐसे कई कारण निकले हैं। तो पहले यहाँ पर यह है कि नागरिकों जैसे विचारों का आना, पितृभूमि व यहाँ के लोगों में क्या हो गया है, पितृभूमि, कि ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारी पितृभूमि है, पिता की भूमि है और इस भूमि पर हमारा अधिकार है। इस प्रकार से पितृभूमि व नागरिक जैसे विचारों का आना, नागरिक जैसे विचारों का आना, लोगों में ये विचार पनपे। दूसरी बात करते हैं आगे, तो दूसरी है कि फ्रांसीसी तिरंगों को चुना जाना। फ्रांस में क्या कर लिया जनता ने, फ्रांसीसी तिरंगे को चुना जाना, ठीक है ना। वहाँ के लोगों ने क्या कर लिया भाई, हमारा एक तिरंगा होना चाहिए और उस तिरंगे के नीचे हम सारे के सारे इकट्ठे होंगे। अब वहाँ पर स्टेटस जनरल हुआ करता था, उस स्टेटस जनरल का नाम बदलकर उसका नाम क्या कर दिया भाई, असेंबली कर दिया। क्या कर दिया, उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया। क्या कर दिया, नेशनल असेंबली।
क्या कर दिया, उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया। तो इससे भी लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। चौथा फ्रांस में। और फिर क्या हुआ कि जो विशेषाधिकारों की जो है वो समाप्ति कर दी गई। क्या कर दी गई, जो अधिकारों की समाप्ति क्या कर दी गई भाई, विशेषाधिकारों से विशेष अधिकार मिले हुए थे पादरियों को, और इनको जो प्रथम स्टेटस जनरल और द्वितीय स्टेटस के जो लोग थे, जो सत्ताधारी जो लोग थे, उनके जो विशेषाधिकार मिले हुए थे पादरियों को, उन विशेषाधिकारों की समाप्ति कर दी गई। पांचवा है लेखक और कवियों द्वारा रची गई रचनाओं। लेखक और कवियों द्वारा राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचनाएं। इनसे भी क्या मिला भाई, राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला। निरंकुश शासन का समाप्ति करने की भावना इन लोगों में पनपी। जो निरंकुशवाद है, निरंकुशवाद की समाप्ति की भावना लोगों में पनपी कि हमें क्या है कि नागरिकों को भी अधिकार मिलना चाहिए, नागरिकों को भी अधिकार दिए जाने चाहिए। आपको पता होगा कि वहाँ पर जो नागरिक हैं, जिनको चुनाव एक निर्वाचन मंडल होता था, उसके द्वारा वहाँ पर कानून बनाए जाते थे। राजा को चुना जाता, राजा कोई भी कानून होता था तो उस निर्वाचन मंडल की क्या लेता था भाई, विशेष भूमिका होती थी, उनसे सलाह लेता था। लेकिन उस निर्वाचन मंडल में कौन होते थे, ऐसे लोग होते थे जो कम से कम अपनी जो कमाई होती थी उसके 3 दिन के जो उसकी मेहनताना है, उसकी जो कमाई है उसके बराबर वो टैक्स चुकाता हो, जिसकी आयु 25 वर्ष हो, ऐसा आपने पढ़ा है, वो हो तो वो उस निर्वाचन मंडल का हिस्सा होता था। समान कानून संहिता का निर्माण। समान कानून संहिता का निर्माण। इस समान कानून संहिता के निर्माण से भी यहाँ पर राष्ट्रवाद को बल मिला। आठवां जो कारण है वो है भार और मापने की एक समान व्यवस्था करना। भार व मापने की एक समान व्यवस्था पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में क्या करती है भाई, भार को तोलने और मापने की एक इकाई है, उस इकाई को संपूर्ण राष्ट्र में एक जैसी व्यवस्था करना, उससे भी राष्ट्रवादी भावनाओं को बल मिला। और फिर है जैकोबिन क्लबों की स्थापना की गई। वहाँ पर क्या की भाई, जैकोबिन क्लब की स्थापना से भी क्या मिला, वहाँ पर राष्ट्रवादी भावनाओं को बल मिला। और फिर है जो फ्रेंच सेना है, फ्रेंच सेना द्वारा, जो फ्रेंच सेना है उनके द्वारा हॉलैंड, कहाँ पर, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली और में राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार करना। वहाँ पर क्या हुआ भाई, फ्रेंच की जो सेना है उसके द्वारा हॉलैंड जैसे, स्विट्जरलैंड और इटली जैसे राष्ट्रों में क्या करती है, राष्ट्रीय भावना के या विचारों का क्या किया, प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार से वहाँ पर क्या हुआ भाई, राष्ट्रवाद की भावना या राष्ट्रवादी उदय के ये कारण रहे हैं। फिर आगे बात करते हैं कि उसी समय क्या होता है कि जब ये हुआ, जब उस राजा को फांसी दे दी गई, राजा का शासन समाप्त हो गया, तो फिर वहाँ पर एक नई शक्ति उभर कर सामने आई, जिसको आप नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जानते हैं। वही नेपोलियन है, वहाँ की जो सत्ता है। इसके बाद में क्या होती है, वहाँ की जो फ्रांस है, उस फ्रांस की सत्ता इन लोगों के हाथ में आ जाते हैं। लेकिन उसी बीच में क्या होता है, उसका फायदा उठाकर नेपोलियन जो बोनापार्ट है, उस नेपोलियन
नेपोलियन के द्वारा नियंत्रण और सुधारात्मक कार्य करना, और सुधारात्मक कार्य क्या होता है कि उसी समय फिर क्या होता है, कुछ समय बाद में वहाँ पर फ्रांस में की जो सत्ता है वो नेपोलियन के हाथों में आ जाती है। और फ्रांस की सत्ता के नेपोलियन के हाथ में आने के बाद में वहाँ नेपोलियन के द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है और लोगों के लिए प्रशासन में सुधारात्मक कार्य किए जाते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि ये जो नया आया है राज सम्राट या ये जो नया राजा आया है वो हमारे हित की बात करेगा, ये हमारे समाज को ऊंचा उठाएगा, समाज हितों की बात करेगा। तो लोगों ने उसके समाज हितों के बारे में चर्चा करना प्रारंभ की। यहाँ तक हमने आज पढ़ लिया है। इससे आगे का जो अध्ययन है हम अगले वीडियो में करेंगे। अब तक जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।